गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने केंद्र सरकार शुरू कर दिया था और केंद्र सरकार के अंतर्गत जो सरकार है उसकी परिभाषा, सरकार का अर्थ, सरकार के अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसको हमने समझा। इसके बाद में जो सरकार का जो पहला अंग था उसको समझने का हमने प्रयास किया और जो बिंदु पढ़े थे उसके बाद में आज हमारा जो बिंदु है वो है कार्यकाल। किसका? लोकसभा का कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल वैसे सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है, परंतु इसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो आपको लिखना क्या है कि सामान्य रूप से जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। किसका? लोकसभा का। परंतु यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को ये सिफारिश कर देती है कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार लोकसभा की जो कार्रवाई है या लोकसभा का जो संचालन है वो नहीं किया जा सकता, अतः ऐसी स्थिति में आप लोकसभा को भंग करने का कार्य करें, तो राष्ट्रपति के पास में अधिकार होता है, ये पावर होता है कि वो लोकसभा को समय से पूर्व अर्थात 5 वर्ष से पूर्व भी भंग करने का अधिकार रखता है। और ऐसा अभी तक भारतीय राजनीतिक इतिहास में 9 बार हो चुका है। क्या हुआ है 9 बार? कि लोकसभा को समय से पूर्व 9 बार भंग किया जा चुका है। तो ये कार्यकाल हो गया। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है कार्यकाल के बाद में वो है अधिवेशन। क्या है? अधिवेशन। लोकसभा का जो कार्रवाई होती है या अधिवेशन होता है, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था निर्धारित की है कि 2 अधिवेशनों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर अंदर या 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, अर्थात 6 महीने के अंदर लोकसभा का अधिवेशन होना अनिवार्य होता है। प्रश्न ये उठता है कि इसका जो अधिवेशन होता है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका अधिवेशन बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। क्या बुलाता है? अधिवेशन। किसका बुलाता है? लोकसभा का। अब प्रश्न ये भी बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका उत्तर होगा कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अकॉर्डिंग और 93 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार रखता है और 2 सदनों अधिवेशन के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पदाधिकारी। पदाधिकारी कि लोकसभा के कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? तो सामान्य रूप से लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं वो 2 होते हैं। एक अध्यक्ष तथा दूसरा उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष तथा दूसरा उपाध्यक्ष। कल हमने पढ़ा था कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 543। तो सरकार बनाने के लिए हमें कितनी सीटें चाहिए? तो आपका जवाब होगा 272 सीटें। ये चीज़ आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ? ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जिस भी राजनीतिक दल ने 272 सीटें प्राप्त कर ली है उसी राजनीतिक दल की सरकार बनती है, और जिस राजनीतिक दल की सरकार बनती है उसी राजनीतिक दल में से किसी एक व्यक्ति को सर्वसम्मति के अनुसार अध्यक्ष
बनाने का कार्य किया जाता है, अध्यक्ष पद के रूप में निर्वाचित करने का कार्य किया जाता है। इसी सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित करने का कार्य किया जाता है। और ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो निर्वाचन करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। कौन करेगा? जिनको प्रत्यक्ष व्यक्ति मताधिकार के आधार पर चुनकर लोकसभा में भेजा गया है, वही चुने व्यक्ति लोकसभा में किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और किसी दूसरे व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद में ये तो हो गया इसका चयन। ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये होता है 93। अभी मैंने आपको बताया था वो गलत था। 93 के अनुसार लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया चयन। इसके बाद में होता है कि पद से मुक्ति। पद मुक्ति किन की? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। चयन तो कर दिया किन्होंने? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों ने। अब इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद मुक्त करने का कार्य भी कौन करता है? तो वो भी जो कार्य किया जाता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी निर्वाचन भी यही कर रहे हैं और इनको इनके पद से हटाने का कार्य भी यही कर रहे हैं। लेकिन भारतीय संविधान में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अगर आप लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का कार्य करते हैं तो उन्हें कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देना होता है। किसकी सूचना देना होता है? कि लोकसभा अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कार्य किया जा रहा है, अतः ये सूचना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है। उसी के बाद में इनको हटाने का जो प्रोसेस होता है वो किया जाता है। हो गया, निर्वाचन भी हो गया, इनको इनके पद से हटा भी दिया। इसके बाद में तीसरा जो बिंदु है वो है वेतन। क्या है बच्चों? वेतन। वेतन किनका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अर्थात इनका जो वेतन जो है वो कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होता है उनके वेतन का जो निर्धारण होता है वो संसद के सदस्य मिलकर इनके वेतन का निर्धारण करते हैं। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वेतन जो होता है वो कौन निर्धारित करता है? संसद। अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा इनके वेतन का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद में हमारे पास जो बिंदु है वो है, अब अध्यक्ष की नियुक्ति हमने कर दी, तो अब हम देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। एक प्रश्न बनता है दो नंबर के रूप में कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या हैं, या बड़े अंकों के रूप में भी इसको पूछ लिया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है कि लोकसभा अध्यक्ष, किसकी बात कर रहे हैं हम? लोकसभा अध्यक्ष सदन की, कौन से सदन की? लोकसभा की। सदन की
बैठकों की अध्यक्षता करता है। आप सबको पता है कि हम कोई भी कार्रवाई करते हैं या कोई भी बैठक होती है या कोई भी एक सिस्टम होता है तो उसकी कार्रवाई करने से पहले हम उसके बैठक की शुरुआत करने से पहले एक अध्यक्ष के नियुक्ति करने का कार्य करते हैं ताकि उसी के देखरेख में वो कार्य हो। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की जो भी कार्रवाई होती है उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। आप सबको पता है कि एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। जिस राजनीतिक दल की सरकार बन जाती है वो सत्ता पक्ष कहलाता है और जिस राजनीतिक दल की सरकार नहीं बनती है वो विपक्ष कहलाता है। आपने कई बार देखा भी होगा टीवी में या समाचारों में देखा होगा कि कई बार पक्ष और विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर एक अनुशासनहीनता संबंधी कार्य करते हैं। वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो शोरगुल करने लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शांति बनाए रखने का कार्य और अनुशासन बनाए रखने का कार्य और सदन की गरिमा बनाए रखने का जो कार्य होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई जो होती है, जो बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष। पहला कार्य ये। दूसरा, सदन। हम किस सदन की बात कर रहे हैं? लोकसभा की बात कर रहे हैं। सदन की समस्त कार्यवाही, इसको कार्यक्रम भी कह सकते हैं। सदन की समस्त कार्यवाही या कार्यक्रम का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कैसे? कि हमें कौन से कार्य करने हैं या किन किन प्रस्तावों को पारित करवाना है कि जिन पे जो भी डिबेट होती है, बहस होती है, वाद विवाद होता है, वो जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम का जो निर्धारण होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तथा सदन के नेता से परामर्श करके सदन की कार्रवाई के संबंध में जो वाद विवाद होता है उसका समय निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र या मानसून सत्र चल रहा है या शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो कोई भी विधेयक अपने को पारित करवाना है या कानून बनाना है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में वाद विवाद निश्चित रूप से होता है। ऐसे भारतीय संविधान में वर्णन है कि सरकार ने कोई मुद्दा उठाया और उस पर कानून उसको बनाना है तो जो विपक्ष होता है वो उसकी कमियां बताने का कार्य करता है कि अगर आपने ये कानून बनाया तो इसमें ये कमियां होंगी। तो उसमें सत्ता पक्ष उसके पक्ष को बताने का कार्य करता है और विपक्ष जिसके ऊपर कानून बनाया जा रहा है उसको उसकी कमियां बताने का कार्य करता है। तो इस प्रकार का जो वाद विवाद होता है उसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सदन के नेता के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। यहां सदन का नेता कौन है? यहां सदन का नेता भारत का प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में से चुना मैक्सिमम जो होता है वो लोकसभा में से चुना जाता है, इसीलिए सदन के नेता के रूप में भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसके द्वारा ये किया जाता है। तीसरा कार्य कौन सा है? वह कौन? लोकसभा अध्यक्ष। सदन की, कौन से सदन की? लोकसभा की। सदन की कुछ समितियों का अध्यक्ष होता है तथा साथ ही प्रवर समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। समझिए इसको, हम लोकसभा अध्यक्ष के कार्य पढ़ रहे हैं।
तीसरा कार्य है कि वह सदन की कुछ समितियों का अध्यक्ष होता है तथा साथ ही प्रवर समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करने का कार्य भी करता है। और ये जो प्रवर समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में ही कार्य करने का कार्य करते हैं। यहां पे एक शब्द आ रहा है प्रवर समिति, तो इसको समझिए कि प्रवर समिति है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके अलावा भी कई समितियां होती हैं जिसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ही होता है और इसी की देखरेख में ये जो समितियां होती हैं वो अपना कार्य करती हैं। अब यहाँ पे शब्द आ रहा है प्रवर समिति, क्या है ये, इसके बारे में देखिए। तो देखिए कि संसद के कितने सदन होते हैं, 2, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। दोनों की सदस्य संख्या कितनी होती है, लोकसभा की भी 30 होती है और राज्यसभा की भी कितनी होती है, 30 होती है। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य ये है कि कल मैंने आपको समझाया था कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है और इस संघात्मक शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमने शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है, शक्तियों को बांट दिया गया है। किस किस में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। कैसे, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में। ठीक है, केंद्र सूची में वर्णित जो विषय हैं या संवर्ती सूची में वर्णित जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र सरकार को। राज्य सरकार में वर्णित जो विषय हैं और संवर्ती सूची में जो वर्णित विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, राज्य सरकार को। तो इसी प्रकार से केंद्र सूची और संवर्ती सूची में जो वर्णित विषय हैं उस पर कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदनों प्लस संसद के दोनों सदन प्लस जो इसका तीसरा अंग है राष्ट्रपति, वो मिलकर करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो कानून बनाया जाता है तो वो सदन के और संसद के किसी भी सदन में सबसे पहले उसको पारित किया जाता है, सिर्फ एक विधेयक को छोड़कर। और वो कौन सा विधेयक है, धन विधेयक। धन विधेयक को छोड़कर जो भी विधेयक होते हैं वो संसद के किसी भी सदन में सबसे पहले पारित किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी कानून बनाया जा रहा है और वो सबसे पहले लोकसभा में उसको पारित कर दिया गया। ऐसे पारित विधेयक को जांचना, उसकी पड़ताल करना, उसको समझना, इस प्रवर समिति का कार्य होता है कि इससे लोकसभा ने जिस विषय पर कानून बनाया है क्या वो संविधान के अंतर्गत है, क्या उसने संविधान का अतिक्रमण तो नहीं किया जिससे आम जनता के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, ऐसा कोई कार्य तो नहीं किया। अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल करती है और जब इस प्रवर समिति को लगता है कि हाँ इसने संविधान के दायरे में रहकर कानून बनाने का कार्य किया है तो ये इसे अंतिम रूप से स्वीकृति देने का कार्य करती है। जैसे प्रवर समिति की स्वीकृति मिल जाती है तो वो संसद के दूसरे सदन अर्थात राज्यसभा में उक्त कानून चला जाता है। किसके लिए, पारित होने के लिए। जो भी सामान्य प्रोसेस है कि राज्यसभा के सदस्य भी मान लीजिए लोकसभा द्वारा निर्मित कोई भी कानून है उसको पास कर दिया है तो फिर राज्यसभा की जो प्रवर समिति होती हैं, कितने सदस्य होते हैं इसमें भी, 30 सदस्य। ये भी वो ध्यान में रखने का कार्य करती हैं कि राज्यसभा ने भी जो कानून पारित किया है कहीं वो संविधान का अतिक्रमण तो नहीं कर रही जिससे आम जनता के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। अतः संविधान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसको ऐसा लगता है कि संविधान का पालन किया गया है ये नियम बनाने में, तो ये प्रवर समिति भी इसको हरी झंडी दे देती है। अगर इसको ऐसा लगता है कि इन्होंने संविधान का पालन नहीं किया है तो उक्त कानून में ये संशोधन करने का सुझाव देने का कार्य करती है। अब जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में कानून पारित होकर प्रवर समितियों के द्वारा स्वीकृति प्रदान करके राष्ट्रपति के पास में जाता है तो इन प्रवर समितियों को भंग कर दिया जाता है, इनको समाप्त कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि अस्थायी समिति होती है, ये स्थायी समिति नहीं होती हैं। जैसे ही कोई कानून पारित होता है इनका कार्य पूरा होता है इनको भंग कर दिया जाता है। तो ये तो होगी अलग अलग होने की स्थिति में। ठीक है, कई बार स्थिति ऐसी होती है, हालांकि भारतीय संविधान के इतिहास में अभी तक 3 या 4 बार ही ऐसा हुआ है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ है।
बाकी संसद की जो बैठक होती है वो अलग अलग होती है, लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। किसी विशेष परिस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो ये याद रखना, ये छोटा प्रश्न बन सकता है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है। तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति का, कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन संसद की संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब मान लीजिए कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, तो ऐसी परिस्थिति में प्रवर समितियों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि संसद की संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया और जो भी कानून बनाया जा रहा है उसमें प्रवर समितियों का भी प्रवर समितियों की स्वीकृति भी अनिवार्य होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रवर समितियों की जो सदस्य संख्या होती है वो होती है 45। कितनी होती है, 45। अब इसका डिवाइडेशन कैसे करेंगे, चूंकि लोकसभा में सदस्य संख्या ज़्यादा है इसलिए 30 तो लोकसभा से लेंगे, प्लस राज्यसभा में सदस्य संख्या कम है इसलिए 15 राज्यसभा से लेंगे, टोटल कितना हो गया, 45। तो इस प्रकार से संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने पर प्रवर समितियों की जो संख्या होती है वो 45 होती है और उसका डिवाइडेशन 30 लोकसभा से 15 राज्यसभा से। कार्य मैंने आपको स्पष्ट कर ही दिया कि क्या कार्य होता है, कि जो भी कानून पारित किया जाता है उस कानून को प्रवर समिति ये देखने का कार्य करती है कि संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, और जब उनको ऐसा लगता है कि संविधान के दायरे में रहकर उक्त कानून बनाया गया है तो उसको पारित करने का कार्य कर देती है और उसके बाद में प्रवर समिति को भंग कर दिया जाता है। इसके बाद में इसका जो चौथा बिंदु है वो है धन विधेयक। धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में साबित करना। जैसे कि मैंने कल भी आपको समझाया था कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और उसमें लोकसभा ज्यादा प्रभाव रखता है किसकी तुलना में, राज्यसभा की तुलना में। धन विधेयक बनाने का जो कार्य होता है वो लोकसभा के पास में अधिकार अधिक होता है, राज्यसभा इसमें निल होती है। राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को खारिज नहीं कर सकती है। संविधान में स्पष्ट रूप से यह वर्णन है कि लोकसभा के द्वारा पारित किए गए धन विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम 14 डेज यानी अधिकतम 14 दिन तक अपने पास में रख सकती है, पुनर्विचार के लिए लोकसभा को भेज सकती है। लेकिन अगर लोकसभा बिना किसी संशोधन के, बिना किसी राज्यसभा के सुझाव को माने हुए दोबारा से राज्यसभा के पास में भेजने का कार्य करती है तो राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। अब चूंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो यही लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में साबित करने का कार्य भी करता है। और इसका जो अंतिम बिंदु है वो 5वां है, वो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो संसद तथा राष्ट्रपति के बीच में बोल सकते हैं या मध्य बोल सकते हैं, पत्र व्यवहार करने का कार्य करता है। पत्र व्यवहार करने का कार्य करता है, अर्थात संसद लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के बीच में जो भी पत्र व्यवहार होता है, किसी भी कानून को लेके हो सकता है या अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई को लेके हो सकता है, जो भी पत्र व्यवहार जो होता है वो इस लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही होता है, अर्थात ये दोनों के बीच में एक मीडिएटर का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये 5 बिंदु आज जो हमने पढ़े वो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य के रूप में हमने पढ़े। अब आपका लोकसभा का जो बिंदु है वो कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम राज्यसभा को शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।